जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके लास्ट चैप्टर से रिलेटेड ही है और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जी जो आपकी एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेनिंग हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ईएचएस मैनेजमेंट और सिस्टम ऑडिटिंग। और इसको स्प्लिट करेंगे हम दो लेक्चर्स में। पहले में हम आज डिस्कस करेंगे ईएचएस मैनेजमेंट और फिर हम सिस्टम ऑडिटिंग की तरफ भी जाएंगे। तो ये बेसिकली स्लाइड्स हैं वो पीआईक्यूसी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी इन लाहौर। ये उनसे बेसिकली जो है वो डाटा लिया गया। अब जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ओवरव्यू ऑफ द एचएसई मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले आपके लिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो है आपका पीडीसीए साइकिल। इसको डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपने चार चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। एंड ईच लेटर ऑफ दिस पीडीसीए रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट यू आर सपोज टू वर्क ऑन। और जिसमें सबसे पहले जो है दैट पी रिप्रेजेंट्स योर प्लान, डी रिप्रेजेंट्स योर डू, सी रिप्रेजेंट्स योर चेक एंड ए रिप्रेजेंट्स योर एक्ट। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक आपके नॉर्मल रूटीन की जॉब में आप हर दफ़ा ये साइकिल को इम्प्लीमेंट करते हैं। जाने अनजाने में यू आर सपोज एंड यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दिस पीडीसीए साइकिल इन योर रूटीन लाइफ। अब वो कैसे है कि सबसे पहले आप चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, जिसमें आपने ईएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, टारगेट्स डिसाइड करेंगे और उन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देंगे। जब आप ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स डिसाइड कर लेते हैं और फिर यू आर सपोज टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द पीपल कि आपने वो जो जो प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंगली अब आपने लोगों को वो रिसोर्सेज भी देने हैं ताकि लोग उस पर काम कर सकें। जब आप प्लान कर लेते हैं देन देर इज़ अ फेज टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्लान। वो जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डू। डू मीन्स यू आर सपोज टू वर्क ऑन। अब वो क्या है, इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड अरेंजमेंट्स। आपने जो जो यहाँ पे प्लानिंग की है उसको अब आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर आप चीज़ों को चेक करते हैं। अब वो चेक बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपकी मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली क्या बताता है, मॉनिटरिंग एंड मेजर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अगेंस्ट द प्लान। आपने असेसमेंट करनी है जो आपने प्लान किया था और जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है उसका कंपैरिजन यहाँ पे आप करेंगे। और वो कंपैरिजन करने से फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स को। एंड दैट गैप्स कैन बी इन टू वेज, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। उस पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप असेस कर लेंगे तो फिर आप एक्शंस लेंगे। ये जो एक्शंस होंगे ये बेसिकली आपका करेक्टिव एक्शन है। आप एनालाइज द गैप, आप एनालिसिस करेंगे, आप रिव्यू करेंगे कि ये जो गैप आया है ये क्यों आया है। अगर वो गैप है तो उसके अगेंस्ट फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर करेक्टिव एक्शन से बात नहीं बन रही या आपके करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि जी चीज़ें अगर आप पहले से ठीक प्लान करते तो आपका ज़्यादा सेविंग हो सकती थी, तो फिर दैट मीन्स कि यू आर सपोज टू बी वेरी प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए आपको पता है कि आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, सो दैट कि आपके जो गैप्स आगे जाके आपको मिलेंगे आप उनको फ्रॉम इट्स ओरिजिन आप उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली पीडीसीए साइकिल मींस। जैसे कि ये मैं कहता हूँ वो हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का पीडीसीए किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपका कोई इंडिविजुअल किसी ऐसी मशीन पे खड़ा है जहाँ पे उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो जो पीपीईज हैं वो अगर आप उनको पहले से ही जो है वो नहीं देंगे तो दैट मीन्स कि फिर आप उसकी जो उसके उसके नुकसान के लिए तैयार हो जाएं। तो प्रिवेंटिव एक्शन ये है
कि बजाय ये कि वो चोट लगवा के और फिर आप पे बोझ बने, बेहतर है कि आप पहले से उसको वो सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स प्रोवाइड करें जिससे जो है वो इंजरी का कोई ख़तरा जो है वो ना रहे। तो ये है बेसिकली आपका PDCA साइकिल। और इससे रिलेटेड फिर आपका EHS मॉडल है, इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी मॉडल, और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ये नहीं कह सकते कि जी आज हमने ये चीज़ अचीव कर ली है एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू, नो। जो आपके हेल्थ, इन्वायरमेंट और सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं दे ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, और आपको उनमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाजमी करना होती है। जिसमें सबसे पहले जो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे वो आपका पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अगेंस्ट आपके पास प्लानिंग है। प्लानिंग जब आप कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन है। जब वो करते हैं तो यू आर सपोज टू चेक एंड मेक करेक्टिव एक्शंस। जब ये हो जाता है तो फिर आप मैनेजमेंट रिव्यू करती है एंड दिस इज़ हाउ दिस सर्कल गोज़ ऑन। तो ये आपकी जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है इसमें आती रहती है। अब इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्यों आ रही है। आपने आज से पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम के अगेंस्ट आपने सारी की सारी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो पैरामीटर्स थे वो लिए हुए थे। अगर आप कोई इनोवेशन ले आए हैं या आपने कोई टेक्नोलॉजी चेंज की है तो फिर उससे रिलेटेड EHS भी फिर आपको जो है वो अपडेट करना है। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली दिस कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट रिप्रेजेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट किसको बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कैन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है जिसका किसी न किसी तरह से आपके इन्वायरमेंट के साथ लिंक है, उसको हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब उसकी एग्जांपल्स क्या हैं एनवायरमेंटल इन एस्पेक्ट्स की? इनपुट्स और आउटपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनपुट्स डेफिनेटली आपके रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स में दो तरह की चीज़ें हैं, आपके केमिकल्स हैं और यहाँ पर आपका पैकिंग मटेरियल है। और रिसोर्स यूज़ में आपकी एनर्जी है और आपका वाटर है। एनर्जी, देर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन डिफाइन दिस टर्म एनर्जी, जिसमें आपके पास पावर सेक्टर में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, सुई गैस है। अगर वो नहीं है तो फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम नहीं है तो फिर आप कोल यूज़ करेंगे, कोल नहीं है तो फिर आप लकड़ी यूज़ करेंगे। सो एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन हैव एनर्जी रिसोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपका वाटर है, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बिना वाटर के जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। और इससे रिलेटेड फिर आउटपुट्स क्या हैं? वेस्ट वाटर है डेफिनेटली, फ्लू गैसेज हैं, सॉलिड वेस्ट है, हैज़ार्डियस वेस्ट है, नॉइज़ है या व्हीकल एग्जॉस्ट है। अब ये सारी की सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं, जो आपके इन्वायरमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो बाय हैविंग योर इनपुट्स और बाय आउटपुट्स, इन बोथ वेज एक्चुअली यू आर इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं? एनी चेंज टू द वेदर, वेदर एडवर्स और बेनिफिशियल, होली और पार्शली, रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हर वो चेंज जो आपके इन्वायरमेंट में आता है आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से आया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, वो उस चीज़ को हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का नाम देते हैं। सो दैट पर्टिकुलर इम्पैक्ट, इट कुड बी ए बेनिफिशियल फॉर यू और इट कुड बी एडवर्स फॉर यू। तो इट डिपेंड्स कि वो क्या है। और नॉर्मली अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो शायद ही कोई इंडस्ट्री है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। अदरवाइज़ हर इंडस्ट्री जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट ही है। अब उसकी एग्जांपल्स हम देखें, जनरल में डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, वाटर में आपका pH है, ऑक्सीजन लेवल है, टॉक्सिसिटी है, एयर में आपकी एयर टॉक्सिसिटी है, स्मोक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है। अब ये वो आपके इम्पैक्ट्स हैं जो
एक्चुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती है। अब जनरली क्या है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, या आपका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका पीएच लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, टॉक्सिसिटी है। आप इन वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसलाबाद वालों को समझाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी के पास भी ग्राउंड वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है। तो दैट मीन्स कि चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक जो है वो जाके ख़राब हो चुकी हैं। और फिर एयर है, एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सर्दियों में हमें देखने को मिलता है जी कि स्मोक आ गया, स्मोक आ गया, और एयर टॉक्सिसिटी है, लोग जला देते हैं। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको दैट इज़ एक्चुअली प्रोहिबिटेड टू बर्न, लेकिन हम फिर वो भी कर रहे होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जी कूड़े को आग नहीं लगानी है आपने, और उसको जो है वो डंप करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली हमारे एयर क्वालिटी को इम्पेक्ट करती हैं। दिस इज़ हाउ कि आपके जब सर्दी का सीज़न आता है तो सर्दी जो है वो एक्सट्रीम पे जा रही है, जब आपका गर्मी का सीज़न आता है तो गर्मी एक्सट्रीम पे जा रही है। तो दैट मीन्स कि हम लोग ने अपना जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इस चीज़ का हुआ है। इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट, अब वो इसको डायग्राम से बेसिकली समझा रहा है कि आस्पेक्ट और इम्पैक्ट का बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर आपका कोई भी केमिकल किसी जगह पड़ा है तो दैट इज़ आस्पेक्ट, कि वो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। और इम्पैक्ट क्या है कि इफ़ इट ब्रेक्स, इट्स इट देर देर इज़ सम लीकेज, और उसका जो है वो फिर नुकसान भी हो सकता है। एंड देर आर नंबर ऑफ वेज बाई विच इट दिस कैन हर्ट यू। अगर तो ये हज़ार्डियस है, इसमें से कोई ऐसे फ्यूम्स निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, तो वो आपके लिए हैं। इट कुड बी स्लिपरी, इट कुड बी फ्लेमेबल। तो देर आर नंबर ऑफ वेज बाई विच इट दिस आस्पेक्ट कैन इम्पैक्ट। तो इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब दुनिया को ये लगा कि यार ये तो इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो दुनिया तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड SOPs, और फिर वहाँ से एक जो सर्टिफिकेशन है ग्लोबली वो निकलती है, जिसको हम ISO का नाम देते हैं। अब उसमें ये ISO के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, जो आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी ऐसे बिज़नेस में है जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर उस वक्त तक कंफर्म ही नहीं होगा जब तक आप उनको अपनी ये सर्टिफिकेशंस दिखाते नहीं हैं। तो वो जो ISO 9001 आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है जी कि ISO 9001 सर्टिफाइड है और ISO 14000 सर्टिफाइड है। तो ये भी आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये ISO 9000 और 14000 बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। और दिस ISO इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट रिप्रेजेंट्स योर ISO। अब वो जो ISO बेसिकली क्या है कि दिस इज़ योर कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें अगर आपके पास दो ISOs हैं, एक होगा आपके पास 9000, अक्सर आपने देखा होगा, एक आपने देखा होगा 14000। जो 9000 है दैट इज़ प्योरली रिलेटेड विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, और इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे है और कस्टमर पे है। ये देखें, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी उसने किया हुआ है कि दिस ISO इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो क्वालिटी आपकी या तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लेकिन इन केस ऑफ 14000, एंड दिस ISO 14000 इज़ बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर योर इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। और वो जो EHS है या शी है, SHE है, ये बेसिकली आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएटेड है। और ये बेसिकली होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग आपके एम्प्लॉयज़, आपकी जो सोसाइटी है, आप जिस कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके साथ रिलेट करता है। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखें तो अगर उस पर लिखा हुआ है कि ISO 14000 है और ISO 19000 भी है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स उन्होंने जो है वो स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं, दूसरा उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनका कोई एक्चुअली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। अब इसमें भी आगे दो चीज़ें हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेशन हम ले लेते हैं, और आप लोगों में से जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको पता होगा जी कि आज ऑडिट है, आज ऑडिट है। तो जिस दिन ऑडिट होता है उस दिन सारी ऑर्गेनाइजेशन यूँ चकाचक साफ़ होती है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में वो नहीं होती है। सेम इज़ द केस विद आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या आपके जो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो हम लोग इस चीज़ पे फोकस ही तब रखते हैं जब हमें ऑडिट वालों ने आना हो, अदरवाइज़ हम इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्टिफिकेशंस तो मिल जाती हैं, लेकिन हमारी उनकी जो कंप्लाइंस है उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो कंटेंट्स इसके स्कोप हैं, नॉर्मेटिव रेफरेंस है और टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, जिनको हम आस्ता अब आगे वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 4.2 में आपकी EMS पॉलिसी है, 4.3 में आप प्लान कर लेते हैं चीज़ों को, और उस प्लानिंग में आपकी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट है, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स हैं, और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। और जब आप प्लान कर लेते हैं देन आपके पास ऑपरेशंस और इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्पिटेंस अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल है, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स है। नंबर नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस, जिसमें वो बात कर रहे हैं जी कि आपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, मेजर करना है, नॉन कन्फॉर्मेंस और करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस को लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और फिर उसका ऑडिट भी करना है, और फिर आपके पास आता है मैनेजमेंट रिव्यू। अब हम इस 4.2 को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय पॉलिसी। पॉलिसी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, कंप्लायंस, इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंशन। कंप्लायंस क्या है कि जो आपको किसी ने बोला है, जो ISO ने कहा है, आप उसको फॉलो करें और उसी की इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्रूवमेंट है यू ऑलवेज़ कीप ऑन इम्प्रूव, और प्रिवेंशन है कि आपने प्रिवेंट करना है, आपने कहीं पे भी किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं देना है। और ये तीनों चीज़ों की बेस जो है वो आपकी कमिटमेंट है कि अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो ये 3 पिलर्स किसी जगह पे खड़े नहीं हैं, और अगर आपके ये 3 पिलर्स कहीं खड़े नहीं हैं तो आपकी वो पॉलिसी भी जो है वो नाकाम होगी। तो बेसिकली आपके जो 3 पिलर्स ऑफ पॉलिसी हैं, दैट इज़ ग्राउंडेड ऑन कमिटमेंट एंड ऑन द होल दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज योर पॉलिसी। अब वो पॉलिसी क्या है कि आप पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले रिजल्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, नीड्स फॉर स्टेक होल्डर्स, नीड्स फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। आपने पॉलिसी डिफ़ाइन कर दी, अब उस पॉलिसी को आप कम्युनिकेट करेंगे सबके साथ, और फिर आप उसको रिव्यू करेंगे। जब आप उसको रिव्यू करते हैं तो देयर यू नीड सम इम्प्रूवमेंट्स, वो जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी उनको आप फिर जो है वो ट्रैक बैक करेंगे, और फिर आप दोबारा से जो है वो वहीं पे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट ऑलवेज़ गोज़ ऑन, कि आप अपनी पॉलिसीज़ को हमेशा जो है वो रीन्यू करते रहते हैं। फिर आपके पास आता है प्लानिंग का, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर एस्पेक्ट्स एंड हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमिन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एंड हाई रिस्क एरियाज़, और उसके साथ साथ डिटरमिन लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जब आप ये सारी एक्टिविटी कर लेते हैं तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं। अब इसमें जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने इनको 4.3, 3.1 और 3.4 तक जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं। उस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, डिसाइड if under influence or control, identify related environmental impacts,
डिटर्मिन द सिग्निफिकेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले आप एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये अंडर इन्फ्लुएंस है या ये कंट्रोल हो सकता है। फिर आप उससे रिलेटेड इसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो आस्पेक्ट आपका है इसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फिर इसी तरह से जो है वो आपका ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जब आपने एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स को डिफ़ाइन कर लिया तो फिर उनको जो है वो आप एक प्रोसेस के थ्रू लाएंगे, और वो प्रोसेस क्या है कि एक तरफ आपका प्रोडक्ट आउटकम है, दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट इनपुट है। तो यहाँ से जो आपका रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स इनपुट जाएगी वो उस प्रोसेस से गुजर के आउटपुट आपको मिलेगी। दूसरी तरफ आपकी नॉन प्रोडक्ट इनपुट है। नॉन प्रोडक्ट इनपुट से आपके वो रॉ मटेरियल्स जो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं करते, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो जब इन होंगे तो ऑब्वियसली वही आउट होंगे। जो आपका रॉ मटेरियल में आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या केमिकल एडिक्टिव जो है वो आपके इन हो रहे हैं, तो दैट विल गो आउट इन द शेप ऑफ सॉलिड वेस्ट, हीट, एयर इमिशंस और वेस्ट वाटर। तो आपने इस प्रोसेस में रहते हुए सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और यही 4 एरियाज़ हैं। एक तरफ आपकी प्रोडक्ट इनपुट है, दूसरी तरफ आपकी नॉन प्रोडक्ट इनपुट है। यही 2 चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस में इन होती हैं और इनसे रिलेटेड ही आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। फिर जब आपने उनको इवेलुएट किया तो फिर आपने उनके इम्पैक्ट्स को भी इवेलुएट करना है। और वो क्या है? एक्चुअल और पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड और डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, ड्यूरेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इम्पैक्ट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिशियल और डैमेजिंग, frequency and likelihood of impact, parts of environment affected, or concerns of interested parties. तो there are actually number of ways by which you are supposed to evaluate your impact, जिसमें सबसे important ये है कि एक्चुअली है या पोटेंशियल है। जो इम्पैक्ट आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितनी देर तक का होगा, कितना एरिया कवर करेगा, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या डैमेजिंग है, वो होने के कितने % चांसेस हैं, फ्रीक्वेंसी, लाइक्लीहुड क्या है, पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्टेड, किस तरह से एनवायरनमेंट को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, और कंसर्न्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, या फिर जो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं उनके क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बेसिकली आपने इवेलुएट करना है। फिर आती है आपके पास रिस्क असेसमेंट है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स, एस्टिमेटिंग द एसोसिएटेड रिस्क्स एंड इवेलुएटिंग द रिस्क टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो आपने अपने रिस्क को जो है वो असेस करना है थ्रू ऑल द हैजर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये आपके पास यहाँ पे एक जो है वो एक्चुअल पिक्चर शेयर की गई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ HSE हैजर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, environmental hazards shall be identified the HSEQ department section in the continuity with the concerned department heads in the company and outside experts where required. While identifying the environmental hazards, following risks shall be considered. अब आपने वो जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी आप किस तरह से कर रहे हैं कि देखें, वो कह रहा है कि फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या है, वाटर, एयर, नॉइज़, सॉयल, नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी। बायोलॉजिकल में आपके पास फ्लोरा एंड फौना है। सोशल एनवायरनमेंट में आपके पास लोकल कम्युनिटी है, एम्प्लॉयज़ हैं, कल्चरल हेरिटेज है। एमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, आग लग सकती है, लीकेज या स्पिलेज हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, टॉक्सिक गैस लीकेज हो सकती है, देयर कुड बी अ माइनर फ्लड इन केस ऑफ डैम्स, बर्स्ट गैस पाइपलाइन एक्सेट्रा। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो ये हो सकता है, लेकिन फ्लड की सिचुएशन जो है वो नॉर्मली आपकी उन ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स होते हैं। और फिर ये एक जो है वो शीट आपके साथ शेयर की गई है जिसमें वो आप इस साइड पे लिखेंगे एस्पेक्ट्स और उनके जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो लिखेंगे, और फिर इस तरह से जो है वो एक शीट आप बना के देते हैं और ये फील्ड मैनेजर फिर इसको अप्रूव करता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि आपका हेल्थ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन पैरामीटर्स पे खड़े हैं। और ये उस टेबल की जो है वो कैलकुलेशन है
और अगर आप देखें कि अगर इन सारी के सारे पॉइंट्स में इफ़ यू फॉल ऑन इन बिटवीन 8 एंड 12 तो आप हाई रिस्क पे हैं, दैट इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। और अगर आप 4 to 6 में हैं तो फिर मॉडरेट रिस्क है, टॉलरेट कर सकते हैं। और अगर आप 1 to 3 में फॉल कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो लो रिस्क पे हैं, जो जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है। तो बेसिकली आपकी ये जो रेटिंग आती है ये आपकी प्रोबेबिलिटी और सिविरिटी की है कि आपका कितने परसेंट चांसेस हैं होने के, और अगर हो जाता है तो फिर कितना सीवियर होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो है वो आपके साथ जो है शेयर की गई हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। और फिर रिस्क एस्टिमेशन है द प्रोसेस यूज टू असाइन वैल्यूज टू द प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रिस्क। और फिर ये एक और शीट इसी तरह से आपके पास आपके साथ शेयर की गई है, तो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू। और तो आपकी वीडियो में वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। फिर आपके पास 4.3.2 लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स में आपके पास इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, और ये पाकिस्तान के एक्ट ही हैं जिसमें वो बात कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EPA और प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डिस्चार्जेस, emissions, import, handling of hazardous materials, regulation of motor vehicles, penalties, environmental tribunals, और नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NEQS जो 1999 में आया था, म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल लिक्विड इफ्लुएंट की बात करता है, इंडस्ट्रियल गैसेस emissions की बात करता है, और मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट और नॉइस की बात करता है। और ये उसके चंद एक पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स बेसिकली आपको दिए गए हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वाटर लेवल है और उसका pH जो है वो इस तरह से होना चाहिए। ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं, पहले ये थे, अब उन्होंने रिवाइज़ कर दिए हैं। तो बेसिकली आपके जो आप इसको कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स की जो रिवीजन्स हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो इसी तरह से आपके टेम्परेचर के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ के आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो पहले स्टैंडर्ड था कि जी 40 होना चाहिए, लेकिन अब वो जो लिख रहे हैं कि जी इक्वल टू या लेस देन जो है वो 3 जो होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बेसिकली आपकी वो कंडीशंस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करती हैं। ये अब बेसिकली आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, ये बेसिकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये बुक से ही लिया गया है जो ये समझा रहा है कि इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। अगर आप इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो किस तरह से जो है वो इम्पेक्ट करती है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हम आगे चलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट रूल्स पे। कैटेगरी A इंडस्ट्रीज़, कैटेगरी B इंडस्ट्रीज़, कैटेगरी C इंडस्ट्रीज़। अब बेसिकली इसकी कैटेगराइजेशन उन्होंने कर दी है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आ, आ, जो मंथली बेसिस पे चेक हो रही हैं, जो क्वार्टरली बेसिस पे चेक हो रही हैं, और या जो सेमी एनुअली चेक हो रही हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिपोर्टिंग जो है वो दी गई है। अब ये उसके लिक्विड इफ्लुएंट्स हैं, ये बेसिकली प्योरली रिलेटेड है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो लिक्विड एफ्लुएंट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे लिक्विड की जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ आपके पेंट हो गए, आपके ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, आपके फ्यूल हो गए, आपकी जो वाटर इंडस्ट्री है वो हो गई। तो ये सारी की सारी उनसे रिलेटेड हैं, कैटेगरी A B C। और फिर ये कैटेगरी A B C इज़ रिलेटेड फॉर गैस एमिशंस। और फिर यहाँ पे आपके पास आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपके पास फैक्ट्री एक्ट 1934 है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आजकल अभी भी चल रहा है। फैक्ट्री रूल्स 1978 है, जिसमें आपके पास यू आर सपोज टू बी क्लीनिनेस, आपके पास वेंटिलेशन होनी चाहिए, डस्ट फ्यूम होनी चाहिए, फ़िल्टर्स होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, लेटरिन्स एंड यूरिनल्स जो हैं वो उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ होना चाहिए, फायर, फेंसिंग, devices for cutting off power, cranes and other lifting machinery,
ये रिलेटेड हैं आपसे फैक्ट्री के एक्ट से, और ये फैक्ट्री रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवॉल्विंग मशीनरी है, फ्लोर्स एंड चेयर्स हैं, एक्सेसिव वेट है, प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ है, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग है, मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, डेंजरस परफ्यूम्स हैं, एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल डस्ट है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स है। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू आर सपोज टू मीट योर लीगल रिक्वायरमेंट्स वाइल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और लीगल रिक्वायरमेंट्स में फिर यहाँ पे चंद एक एक्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो जिन पे जो है वो ये लीगली अप्लाई होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे चंद एक दिए गए हैं, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके नीचे आगे 4 हैं, पंजाब फैक्ट्री रूल है, सिंध फैक्ट्री रूल है, बलूचिस्तान फैक्ट्री रूल है, और NWFP है। ये क्योंकि 1975 में है इसलिए NWFP है, और अगर आजकल में हो तो ये डेफिनेटली फिर ये KPK होगा। पेट्रोलियम एक्ट 1985 है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 है, और फिर इसको रिवाइज़ किया गया 1937 में। बॉयलर एक्ट है आपका 1923 में, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस 2002 है, और एक्सप्लोसिव रूल्स 1940 हैं। तो ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये लीगल सेक्शन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उनको ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। फिर आपके पास आता है यहाँ पे 4.3.3 ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, और वो किस तरह से सेट करेंगे आप, जब आप पॉलिसी डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर आप रिस्क असेस करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, और व्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ को लेते हैं। आपने जब ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स को सेट कर लिए तो उसके साथ लिंक्ड है आपका EHS प्रोग्राम। और वो जो टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज़ बेसिकली डन थ्रू योर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑपरेशन एंड अदर बिजनेसेस। और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के जो आपके टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बनाती है, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोग्राम्स उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। EHS मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली कि एक तरफ तो आपके टाइम फ्रेम है, दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरी तरफ आपके मीन्स हैं, और ये तीनों मिल के बेसिकली आपका एक EHS प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें कब, कौन और कैसे, ये 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। फिर आ जाता है आपके पास 4.4 दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशंस। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है तो उसके 3 फेज़ हैं, जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन है, और कंट्रोल है। स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली, लोगों को आप ट्रेन करेंगे, उनकी कंपिटेंस को इम्प्रूव करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल होगा, ऑपरेशनल कंट्रोल होगा, और एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस पे भी आपने जो है वो आँख रखनी है। देन कम्स योर 4.4.2 कंपिटेंस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। आप ट्रेनिंग किस तरह से दे सकते हैं वो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया है। अवेयरनेस जो है वो किस तरह से होनी है, और कंपिटेंस जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 3 तरह से जो है वो आपने चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और कम्युनिकेट करेंगे हर उस बंदे के साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स का नाम भी देते हैं, कि आपने हर उस बंदे के साथ हर वो बंदा जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के डिसीजन से इफ़ेक्ट होता है वो आपका स्टेक होल्डर कहलाता है, और आपने यू आर सपोज टू शेयर दिस EHS पॉलिसी विद एवरीवन। फिर डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, उसके 4 लेवल्स हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास साइट मैप्स होंगे, इमरजेंसी प्लान होंगे, रेगुलेशंस हैं, परमिट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। फिर ऑपरेशनल कंट्रोल है, आप जो ग्राउंड लेवल पे आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। फिर सिस्टम कंट्रोल है कि आप उसको सिस्टमेटिकली किस तरह से देख रहे हैं, कि ऑपरेशनल से एक स्टेप ऊपर जो है वो ये वो है। और फिर उससे ऊपर आपका जो है वो EHS मैनुअल है, कि जो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए, ताकि जो है वो उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली पढ़ने से जो है वो समझ आ जाए। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी एंड मैनुअल, सिस्टम प्रोसीजर्स, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स एंड रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें रिव्यू एंड अप्रूव है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है, नंबरिंग कोडिंग है, ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट्स हैं, चेंज कंट्रोल है, रिवीजन वर्जन है। तो इस तरह से जो है वो आप उनको डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल करके ऑपरेशनल कंट्रोल की तरफ चले जाते हैं। और ऑपरेशनल कंट्रोल में एक्चुअली जहाँ वहाँ ये वो कंट्रोल है जहाँ पे एक्चुअली ऑपरेशंस हो रहे हैं और आपने कंट्रोल करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड इफ्लुएंट कंट्रोल है, एयर एमिशन कंट्रोल है, नॉइज़ कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस है,
क्रिटिकल इक्विपमेंट की जो है वो मेंटेनेंस है और कंट्रोल ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली कि आपने अपने ऑपरेशनल कंट्रोल्स को जो है वो वेरीफाई करना है। और फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो अगर आग लग जाती है, केमिकल स्पिल होता है, एक्सप्लोजन होती है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक होता है या कोई गैस रिलीज़ होती है, तो आपने लोगों को इस तरह से जो है वो ट्रेन करना है या अपने स्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं कि ताकि उसमें जो है वो एमरजेंसी जो फैक्टर है उसको देखा जा सके। और फिर आपके पास 4.5 है चेकिंग, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, मेजरमेंट है, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, नॉन कंफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस हैं, उनको आप ऑडिट करते हैं। ऑडिट के साथ साथ आपने इस सारी एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड भी करना होता है। तो ये आपकी मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कंट्रोल रिकॉर्ड्स हैं कि आपने उसको कैसे करना है। और फिर आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट प्लानिंग है, ऑडिट एग्जीक्यूशन है, रिपोर्टिंग है और करेक्टिव एक्शन एंड फॉलोअप है। तो दिस इज़ हाउ कि आप अपने किसी भी एक सिस्टम को जो है वो डेवलप करके उसको आप नोट डाउन करके फिर आप उसको चेक भी करते हैं। और फिर इन द एंड आपके पास आता है मैनेजमेंट रिव्यू। और मैनेजमेंट रिव्यू बेसिकली क्या है कि एक तरफ आपके इनपुट्स हैं और दूसरी तरफ आपके आउटपुट्स हैं। इनपुट्स में आपके पास रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, आपके पास EHS परफॉर्मेंस है, पेंडिंग एक्शंस हैं, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आउटपुट्स में आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, आपको पॉलिसी रिवाइज करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करने हैं, आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं या आपने एक्शंस को इम्प्रूव करना है। तो ये बेसिकली आपने डिसीजन लेना है, आपसे मुराद कि मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने।